नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा वो काफ़ी स्पेशल होगा और आपके निबंध लेखन से संबंधित होगा। ये क्या है? तो आज निबंध लेखन पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। निबंध लेखन कैसे करना चाहिए, पहला निबंध लिखने के लिए जो टॉपिक होता है वो ही मैं आपको दूंगा कि देखिए इस तरह से आप पहले निबंध की शुरुआत कर सकते हैं और बेसिक से मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी के रिगार्डिंग सबसे अच्छा कंटेंट मैं ही उपलब्ध करवाता हूँ। अभी जितना मेरे पास संसाधन है उसमें सबसे अच्छा कंटेंट जब मैं बोलता हूँ तो मैं डिलीवर भी करता हूँ। भले आप देखें ना देखें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से करता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस नाम से। 2 चैनल है इंस्टाग्राम पर, एक मेरे नाम से है अविनाश नाम से होगा और एक स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस नाम से। दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कहीं भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। उसके लिए कोई रुपया पैसा नहीं लगता, आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पर भी स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस नाम से अपना चैनल है। एक यूट्यूब पर और चैनल है स्टडी फॉर ज्ञान, जिस पर आज मैंने डिटेल आपके आईआर का वीडियो डाला है। आईआर का वीडियो जिसमें क्या हमने बात की है, जिसमें बात की है कि भारत और इजराइल के रिलेशन क्या है और चर्चा में है आजकल, तो वो आपके आईआर में पूछा ही जाएगा। GS1 के पेपर में पूछा ही जाएगा, तो पूछा ही जाएगा। ओके, गारंटेड है इस साल या अगले साल, लेकिन गारंटेड पूछा जाएगा। तो उस पर डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर अपना एक चैनल है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस नाम से, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और ऐसे निबंध को लेकर देखिए, इस निबंध को लेकर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि निबंध के लिए अपना एक छोटा सा पेड ग्रुप चलता है आंसर राइटिंग को लेकर, जिसमें 199 पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली क्वेश्चंस भी मिल जाएगा और आपका आंसर भी चेक हो जाएगा और निबंध भी चेक हो जाएगा। डिटेल में मैं समझाता हूँ, बेसिक से समझाता हूँ। जब मैं बोलता हूँ मैं समझाता हूँ तो मैं वाकई समझाता हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैंने निबंध लिखना बेसिक से सिखाया, आप भी सीख सकते हैं। अगर आपने आज तक नहीं लिखा है तो आज ही से आप लिखना शुरू कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो निबंध के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर कैसे उसका इंट्रो लिखा जाता है, कैसे निष्कर्ष लिखा जाता है, कैसे मुख्य भूमिका बनाई जाती है, उन सभी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसके बारे में आपको समझाऊंगा। निबंध का कोई लेक्चर स्पेसिफिक नहीं होता है, बाकी मैं आपको फ्री में यहाँ पर निबंध के लिए गाइड करूँगा। निबंध के लिए गाइड ही की जाती है, लेक्चर नहीं लिया जा सकता है निबंध के लिए। निबंध के लिए मैं आपको कंटेंट मुहैया करवा दूंगा, यानी कि डेटा फैक्ट्स ये सब मुहैया करवा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उंगली पकड़कर निबंध लिखना नहीं सिखा सकता हूँ, वो आपको खुद ही करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा कैसे लिखना चाहिए, टॉपिक दूंगा अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए। और इसका भी कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि मेरी प्रैक्टिस करवाए हुए से निबंध आएंगे, इसका कोई गारंटी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर मैं इतना करवा दूंगा कि वहाँ पर कोई भी निबंध आएगा, अगर आपको लिखना आ जाएगा तो वहाँ पर लिख लेंगे। क्या निबंध का पेपर कोई गेस कर सकता है? कतई नहीं। अगर वो बोल रहा है कि मैं गेस कर दूंगा तो झूठ बोल रहा है। ओके, झूठ बोल रहा है कि मैं गेस कर दूंगा, ये संभव ही नहीं है कि निबंध का पेपर कोई गेस कर ले। निबंध का सिलेबस क्या है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, और निबंध पेपर के लिए किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए उन सब चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा ये। देखिए, सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो यूपीएससी का जो सिलेबस है निबंध को लेकर, यूपीएससी का जो सिलेबस है और बीपीएससी का जो सिलेबस है ये अनडिफाइन है। अनडिफाइन का मतलब होता है इसका कोई डिफिनेशन ही नहीं है, कहीं से शुरू कहीं से भी ख़त्म है। यूपीपीएससी का कुछ उन्होंने डिफाइन ज़रूर किया है, लेकिन कहीं भी बीपीएससी में सिलेबस डिफाइन नहीं है। बस उन्होंने क्या किया है, पेपर के एक तरीके को बांट दिया है। किस प्रकार से बांटा है, अब वो ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने बताया हुआ कि पेपर जो रहता है वो आपका 3 सेक्शन में बटा हुआ रहता है। पहला सेक्शन रहता है आपका, दूसरा सेक्शन रहता है, तीसरा सेक्शन रहता है। पहला और दूसरा मिक्स रहते हैं, इसमें कोई तय नहीं कर सकता कि कौन सा सेक्शन अमूर्त का है, कौन सा सेक्शन मूर्त का है। तीसरा सेक्शन में बिहार स्पेशल से सवाल रहते हैं, इतना तक तो आपको पता होगा। 3 निबंध आपको लिखने हैं तो 100-100 नंबर के 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, और बोनस मार्क्स बहुत उठा सकते हैं आप, क्योंकि निबंध का पेपर हल्का होता है, कम लेंदी होता है। ओके, मूर्त निबंध और अमूर्त निबंध और बिहार स्पेशल इसमें बटा होता है, ये निबंध का पेपर होता है आपका। अब चलते हैं कि सब कुछ तो बता दिया आपने, लेकिन लिखेंगे कैसे ये तो बताया ही नहीं। वो भी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा मैं, चिंता मत कीजिएगा, बस आप वीडियो देखते रहिए, आपको हर चीज़ सिखाऊंगा मैं आज ही के वीडियो में। ओके, वीडियो देखने के बाद आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा कि शुरू कैसे करें। ओके, देखिए, निबंध को कुछ स्टेप में बांटना पड़ता है। अगल बगल में पूजा चल रहा है तो उसका आवाज़ आएगा ही आपको वीडियो में, लेकिन क्या कर सकते हैं, दुर्गा पूजा का समय है तो इतना आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या ज़रूरी, तो इसी स्टेप वाइज को आपको फॉलो करना है। स्टेप को निबंध लिखते समय अगर आप पहली बार लिख रहे हैं या इससे पहले अगर आपने निबंध लिखा है तो अभी उसको अच्छा करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि अगले साल जो सवाल आएगा कोई नहीं जानता है कि किस लेवल का आएगा, हो सकता है और भी कठिन लेवल का सवाल आए।
इसलिए प्रैक्टिस जब तक आप निबंध का नहीं करते हैं अच्छे से, आप निबंध में कभी भी श्योर नहीं हो पाएंगे। हाँ, लेकिन वहाँ पर 12 करीब में टॉपिक रहते हैं, 10 से 12 टॉपिक रहते हैं, उसमें से आपको 3 निबंध मात्र लिखना होता है। यानी कि आपके पास ऑप्शन पर्याप्त मात्रा में होता है कि आप कौन सा निबंध लिखेंगे, कौन सा छोड़ेंगे। ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा तैयारी करके गए हैं। जिसकी लेखन शक्ति जितनी अच्छी होगी, जिसकी सोचने समझने की क्षमता जितनी अच्छी होगी, वो उतना ही अच्छा निबंध लिखेगा। मैं हर चीज़ क्लियर करता जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूं कि निबंध लिखेंगे आप ही। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, दिशा निर्देश दिखा सकता हूं, और कोई भी टीचर यही करेगा। निबंध का कोई लेक्चर नहीं होता, और अगर कोई लेक्चर ले रहा है तो झूठा लेक्चर ले रहा है, ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है। ओके, देखिए अब ध्यानपूर्वक। सबसे पहला क्या होता है नए निबंध में, जैसे कोई टॉपिक दिया गया, जब बेसिक से एक टॉपिक लेकर चलते हैं, अंत तक इसी को घिसेंगे जिससे आपको ये टॉपिक आज क्लियर हो जाए। जैसे सबसे शुरुआती निबंध आज ही आप लिखिएगा, क्या लिखना है? लिखना है किसानों की समस्या। सबसे पहले निबंध जो आज शुरू कर रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, किसानों की समस्या। ओके, अब यही निबंध है। अब पहला स्टेप क्या है इसमें? विषय का सही अर्थ समझना। यानी कि ये जो टॉपिक दिया हुआ है इसका अर्थ समझना पड़ेगा कि ये टॉपिक क्या दिया हुआ है और इसमें क्या वो आपसे बोल रहा है लिखने के लिए। किसानों की समस्या पर निबंध बोल रहा है और आप लिख कर आ जाएंगे मानसून पर, तो क्या हो जाएगा फिर? वो आपका नंबर नहीं मिलेगा आपको, और आपका पूरा नंबर कट जाएगा लिखने के बावजूद भी। निबंध का सिलेबस जो है यूपीएससी का, उसमें लिखा गया है, यूपीएससी के सिलेबस में एक ही चीज़ लिखा हुआ है कि जो आपसे पूछा जाता है उसी के इर्द गिर्द अपने निबंध को रखिए। यानी कि हमने क्या रखा है? किसानों की समस्या हमारा निबंध का टॉपिक है। ओके, सही अर्थ को समझना। समझ गए हैं कि अर्थ क्या है इसका? ये तो आप बेहद आसान टॉपिक है। पिछले साल एक टॉपिक था कि जंगल जो है वो अपने पेड़ खुद तैयार करता है, वो किसी के इंतज़ार नहीं करता कि कोई आकर बीज छिड़केगा तब वो पेड़ तैयार करेगा। अब इसका मतलब मुझे बताइए, पिछले साल का सवाल है। अभी तो आपको आसान लगा था कि अर्थ तो समझ ही जाएंगे। अब इसका मतलब मुझे बताइए कि बीपीएससी का निबंध था कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, वो किसी के बीज छिड़कने का इंतज़ार नहीं करता। इसका मतलब क्या होगा? तात्पर्य क्या होगा इसका? बताइए मुझे एक बार। सोचिए, किसान की समस्या पर आपने सोच लिया, लेकिन इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जंगल अपने पेड़ खुद तैयार करता है, अपने पेड़ खुद तैयार करता है, वो किसी का बीज छिड़कने का इंतज़ार नहीं करता, वो किसी का बीज छिड़कने का इंतज़ार नहीं करता है। अब इस पर आपको निबंध लिखना है। बताइए मुझे। एक शॉर्ट फॉर्म में बोल लिखा है, आप तो समझ ही गए होंगे कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, किसी का बीज छिड़कने का इंतज़ार नहीं करता है। अब इस पर बीपीएससी के कुछ महान टीचर जिन्होंने बताया कि जंगल, पर्यावरण, जलवायु से संबंधित पूछे गए हैं, बकवास, उनको खुद नहीं आता, वो दूसरों क्या पढ़ाएंगे। इसमें ये पूछा गया था कि जो क्षमताशील व्यक्ति या समाज होता है वो अपने लिए रास्ता खुद बनाता है, वो किसी और का इंतज़ार नहीं करता है कि कोई बार बार उसको पुश करे, मोटिवेट करे, गाइड करे, गाइडेंस दे, तब जाके वो आगे बढ़े, तब जाके वो जीवन में कुछ करे। यानी कि जिसके अंदर क्षमता होती है, जिसके अंदर प्रतिभा होती है, जिसके अंदर लगन होती है, जिसके अंदर अभ्यास करने की शक्ति होती है, जिसके अंदर परिश्रम करने की शक्ति होती है, वो अपने लिए रास्ता खुद बनाता है। एक निबंध का ये मैंने अर्थ बताया है। इसका अर्थ 100 हो सकता है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जो प्रगतिशील समाज होता है वो अपने अंदर सुधार की बात खुद करता है, वो किसी के आकर सुधारने की बात का इंतज़ार नहीं करता है। एक निबंध जो होता है उसकी यही सबसे बड़ी खूबी होती है कि मन्नेर मन्नेर मतिर भिन्ना। मैं बार बार ये शब्द यूज करता हूँ कि हर कोई जो उसको पढ़ेगा उसका 100 अर्थ निकालेगा। तो पहला जो लाइन था इसका क्या है कि विषय का सही अर्थ समझना। इसका क्या तात्पर्य है कि आपसे क्या पूछा गया है उसको आप जितना डीपली जाकर समझ सकते हैं उसको समझिए। अभी हमारा टॉपिक क्या है? किसानों की समस्या। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, आप समझ गए होंगे कि बीपीएससी किस लेवल तक जा रहा है, लेकिन शुरुआत आपको यहीं से करना पड़ेगा, इसी तरह के बेसिक टॉपिक से। ये बेसिक टॉपिक है। अब मैं आपको आज बीपीएससी की तैयारी के दौरान गाय पर निबंध तो नहीं लिखवा सकता हूँ, वो अति बेसिक हो जाएगा, वो महापाप हो जाएगा। किसानों की समस्या से आप लिखना शुरू कर सकते हैं, पहला निबंध अगर आप लिख रहे हैं तो। ओके, अगला देखिए, विषय से जुड़े बिंदुओं को खोजना। बिंदुओं को खोजना का तात्पर्य क्या होता है कि उनसे जुड़े हुए किस किस आयाम को आप डेवलप करते, डायमेंशंस जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में कहा जाता है किस किस आयाम तक या किस किस डीप लेवल तक आप उसको सोच पा रहे हैं और उसको विस्तारित कर पा रहे हैं। निबंध का लेक्चर ऐसा ही होता है, विशुद्ध लेक्चर ही होता है। आयाम का तात्पर्य क्या है? किसान की समस्या किस प्रकार से हो सकती है? तो आर्थिक समस्या हो सकती है उसकी राजनीतिक समस्या हो सकती है भाई कि भाई वो अच्छा बीज नहीं मिल रहा है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हो सकता है वो, एक गरीबी उसकी समस्या हो सकती है क्या,
बिल्कुल हो सकती है। जलवायु पर अत्यधिक निर्भरता उसकी समस्या हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। पिछड़े हुए बीज या खराब बीजों का उपयोग, खराब बीज या अच्छे बीज नहीं मिलना, ये उसकी समस्या हो सकती है कि बिल्कुल हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण एक पॉइंट तो लिख चुके हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं कि भाई मिट्टी की अनुर्वरता उसकी समस्या हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। बाजार की अनुपलब्धता ये उसकी हो सकती है कि नहीं समस्या? बाजार ही नहीं मिल रहा है, सही दाम नहीं मिलना, ये उसकी एक समस्या हो सकती है कि नहीं? ये कितने आयाम मैंने आपको दिखाए हैं। ये कहाँ से आए? कोई मैंने किताब पढ़ के आया हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। किताब पढ़ के ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती हैं। किताब में ये सब चीज़ होता ही नहीं है इतना बेसिक से। तो यही आपको क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। और ये सोचने की शक्ति कहाँ से आएगी? लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते ये सोचने की शक्ति डेवलप होती है। जब आप GS1 और GS2 को खूब अच्छे से तैयार करते हैं, खुद से, किसी टीचर के द्वारा नहीं, खुद से जब तैयार करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, बड़े बड़े इतिहास के लेक्चर लेना पड़ेगा आपको, इकोनॉमी का लेक्चर लेना पड़ेगा आपको, डिटेल में जहाँ जो पढ़ाता हूँ पढ़िए। डेली न्यूज़पेपर में मैं आयाम सोचना सिखाता हूँ और हर रोज़ बात करते हैं हम लोग कि किस प्रकार से इसको डायमेंशन दे सकते हैं आप। तो जितने डायमेंशन में आप सोच सकते हैं, अब इसको विस्तार देना है। अच्छे बाज़ार नहीं मिल पा रहा है तो उसको आप क्या विस्तार देंगे कि किसानों को अच्छे बाज़ार नहीं मिल पा रहे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसानों के आसपास में जो सरकारी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होता है, बाज़ार समिति जिसको कहा जाता है, वो उपलब्ध नहीं होता है, या उपलब्ध होता है तो वहाँ तक पहुँचने का संसाधन नहीं होता है। फसल बर्बाद हो जाता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, या पहुँच भी जाते तो वहाँ पर दाम सही नहीं मिलता है। यही सब तो उसमें लिखना है। एक समस्या का कितना आयाम आप सोच पा रहे हैं, वही था विषय से जुड़े बिंदुओं को खोजना। यही बिंदु आपको खोजना पड़ेगा। विषय यहाँ पर एक है, जो अमूर्त निबंध होते हैं, जैसे पेड़ वाला जो अभी मैंने बोला था कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, वो एक तरीके का अमूर्त निबंध है। उसमें आपको उदाहरण देना पड़ेगा ढेर सारे। इतिहास से उदाहरण देना शुरू कीजिए और वर्तमान तक उदाहरण देते आइए। उदाहरण देते 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 आप क्या करेंगे? निबंध अपना पूरा कर ले जाएंगे। क्लियर हो रहा है ये चीज़? अमूर्त निबंध की बात किसी और दिन करेंगे, लेकिन बेसिक से शुरुआत तो कीजिए आज से कम। आज ही लीजिए कि आज से मैं निबंध लिखूंगा। पहला ही निबंध किसानों की समस्या पर लिखिए। पेड ग्रुप में मुझे भेजेंगे तो मैं चेक भी कर दूंगा वहाँ पर डिटेल में। निबंध की रूपरेखा बनाना। बिंदुओं को खोज लिया आपने। अब निबंध की रूपरेखा का तात्पर्य होता है कि किस प्रकार से हम निबंध लिखना है। ये मन में आपने ये सब पॉइंट सोचा अभी, निबंध किस प्रकार से लिखना है वो शुरू कीजिए आप। निबंध किस प्रकार से लिखना है? सबसे पहले भूमिका में क्या लिखना है, मुख्य हिस्सा में क्या लिखना है, निष्कर्ष में क्या लिखना है। इसी 3 हिस्से मुख्य रूप से बांटा जाता है निबंध को। मुख्य हिस्सा में हम उन चीज़ों को लिखते हैं, जैसे किसानों की समस्या जो है उसको हम मुख्य हिस्सा में लिखेंगे। बाकी थोड़ा बहुत इंट्रो में हम बात कर सकते हैं अपने आस पड़ोस के किसानों की स्थिति की, कोई कविता, कोई कहानी अगर आपको याद हो, कोई इतिहास का विवरण आपको याद हो, और अगर आपने अपना अनुभव है, कोई आप किसानी खेती करते हैं तो आपको अगर पता हो तो उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इंट्रो लिखना जितना अच्छा से आप सीख जाएंगे वही आपका निबंध का सार होता है। ओके, अब होता है भूमिका लिखना, फिर होता है मुख्य विषय वस्तु, फिर निष्कर्ष निकालना, निबंध का पुनरीक्षण करना। भूमिका लिखने का तात्पर्य होता है कि ये बताइए कि किस प्रकार से शुरू किया जाए, किसानों के बारे में इंट्रो में आप क्या लिखना चाहेंगे। भूमिका बनाने का मतलब होता है किसी भी बात को कहने से पहले ये माहौल बनाना कि उस बात को अब कहा जाएगा। जैसे रामायण की किस्सा सुनाने से पहले भगवान श्री राम के बारे में थोड़ा सा बताना और ये बताना कि रामायण का किस्सा सुन के किस किस का जीवन उद्धार हुआ है, किस प्रकार से क्या ये रामायण का किस्सा चमत्कारी सिद्ध हुआ, किसने किसको पहले सुनाया, उसके बाद किसने किसको सुनाया, काकभूषुंडी जी को किसने सुनाया, काकभूषुंडी जी ने किसको सुनाया, ये सब आपको बताना क्या है ये। तो ये सब भूमिका बनाना है उस टॉपिक का। ओके, आगे मैं एक निबंध लेके आया हूँ, आपको समझाऊंगा मैं क्या होता है, एग्जाम्पल भी दूंगा। ओके, तो ये क्या होगा? भूमिका। फिर होता है मुख्य विषय वस्तु, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, किसानों की समस्या के बारे में जो आप लिखेंगे वो कहाँ पर आएगा? मेन बॉडी में आता है। मेन बॉडी में वो चीज़ आता है, मेन बॉडी में वो चीज़ आता है। ओके, फिर निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष ये लिखेंगे, किसान भले ही समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन भारत सरकार ने काफ़ी अधिक प्रयास भी किए हैं। कुछ प्रयासों को लिख दीजिए। प्रयासों को लिखने के पश्चात आपका निबंध समाप्त हो जाता है। निबंध को समाप्त हमेशा पॉजिटिव पॉइंट के साथ कीजिएगा। अंत में भी कुछ लोकोक्ति, किस्से, कहानी, शेरो शायरी आप दे सकते हैं। निबंध पूरे में ही दे सकते हैं, बीच बीच में एक आध लिखते रहिए। और निबंध लिखिए इस प्रकार से कि पहला लाइन जब कोई पढ़े तो उसको इतना इंटरेस्टिंग लगे कि अंतिम लाइन तक वो जाए और उसको पता भी ना चले। फ्लो एक होना चाहिए। फ्लो का तात्पर्य क्या होता है? एक कहानी के फॉर्मेट में पहले लाइन से शुरू हुआ और अंतिम लाइन पर जाकर समाप्त हो गया। मैं पढ़वाऊंगा, इस तरह का निबंध है मेरे पास, मेरे ही हाथों से लिखा हुआ है निबंध। आज नहीं है तो अगले लेक्चर में मैं ले आऊँगा, पढ़वाऊँगा मैं। इस तरह के निबंध भी होते हैं और आप ही के सामने मैं दिखाऊँगा कि इस तरह के निबंध कैसे लिखे जाते हैं। ओके, इस चीज़ को समझ गए कि ये 7 स्टेप होता है मुख्य रूप से। लेकिन कौन सा मुख्य, अगर हम लोग इसका सार निकालेंगे तो क्या है कि सबसे पहले आपको समझ बनाना पड़ेगा विषय वस्तु का। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा क्या होगा? इंट्रो लिखना पड़ेगा।
इंट्रो लिखने के बाद कहाँ पर आएंगे हम लोग, मेन बॉडी पर लाएंगे। मेन बॉडी किस प्रकार से लिखा जाता है और कैसे लिखना है, इस पर आएंगे हम लोग। फिर आप जाएंगे हम लोग कहाँ पर कि निष्कर्ष किस प्रकार से लिखा जाता है और निष्कर्ष में क्या लिखना चाहिए, ये भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ बातों से आप लिखना शुरू नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल पता है, मुझे पता है भाई, मुझे आप बातों से मैं कितना भी बोलूँ आप नहीं लिखना शुरू कर सकते हैं, उसके भी जुगाड़ है अपने पास। देखिए क्या है, शुरू करने के लिए कुछ टॉपिक हैं जिसको आप फोटो खींच कर रख सकते हैं। किसानों की समस्या और उसका समाधान, अभी तो मैंने क्या, तो बेसिक से शुरू करने के लिए मैं कह रहा हूँ। कठिन लेवल का किन्हीं को लिखना है तो ये लिखिए, वास्तविक शिक्षा क्या होती है, इस पर निबंध लिखिए। जिनको लग रहा है कि मुझे तो सब आता है, मैं तो सब लिख लूँगा या लिख लूँगी, लिखिए इस पर कि रियल एजुकेशन क्या होता है, इस पर लिखिए निबंध। और जितना अच्छा आप लिखेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं इसमें तो। और सबका निबंध अलग अलग होता है, कहीं से देख पर आप लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मार्केट में जो भी उपलब्ध किताब है मुझे पता है कौन कौन सी किताबें उपलब्ध हैं। तो देख कर इसको लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये सब निबंध तो आपके लिए चुटकी का खेल है तो लिखिए ज़रा इसको ढंग से। किसानों की समस्या और उसका समाधान, ये सबसे बेसिक टॉपिक है, इस पर मैक्सिमम लोगों को लिखना है। जो आज से शुरू करना चाहते हैं इस पर लिख सकते हैं। महिलाओं की समस्या और समाधान, समस्या समाधान वाले मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बेसिक टॉपिक होते हैं, इससे बेसिक पर नहीं जा सकते हैं। अब महिलाओं की क्या क्या समस्या हो सकती है, इस निबंध को अगर हम लोग थोड़ा सा विस्तारित करें कि चलो भाई इंटरनेट के दौर में महिलाएं, एक सामान्य सा लेता हूँ मैं, बेसिक सिखाने के लिए यही सब टॉपिक यूज़ किए, तो मुझे पता है ये सब टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन पहले दिन आप यही सब लिखेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इंटरनेट के दौर में महिलाएं, मैंने एक टॉपिक लिया है, उसको ज़रा देखते हैं विस्तारित करके कहाँ तक जाता है। सबसे पहले आप इंट्रो लिखिए, उसमें कोई भी कथन, कविता, अनुभव लिख सकते हैं अपना। अनुभव का तात्पर्य होता है कि आपके साथ अगर कोई इंटरनेट आने के बाद बदलाव हुआ है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर। कोई कविता आपको पता है कि इंटरनेट के दौर में महिलाओं से संबंधित, तो उसको आप दे सकते हैं। कोई कथन है, कोई लोकोक्ति है, कुछ भी आप दे सकते हैं शुरुआत करने के लिए इंटरनेट के दौर में महिलाओं के लिए। फिर इंट्रो का विस्तार कीजिए थोड़ा सा, जो आपने इंट्रो में लिखा है उसको थोड़ा सा विस्तारित करना है आपको। कोई कविता लिखा है तो उसका थोड़ा सा मायने बताइए, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए 2-4 लाइन, उसके बाद फिर मुख्य हिस्से पर या नीचे की तरफ आना है। ओके, उसके बाद से आयाम शुरू होता है। आयाम का तात्पर्य क्या है, अभी मैंने ऊपर बताया था कि डायमेंशंस, इंटरनेट के दौर में महिलाओं के क्या क्या आयाम हो सकते हैं। एक शिक्षा उनका किस प्रकार से बदला है इंटरनेट के दौर में। अगर इंटरनेट शिक्षा नहीं बदलता तो आप मुझे सुन ही नहीं रहे होते। तो एक शिक्षा को लेकर बता सकते हैं कि शिक्षा का उनका पर कैसा प्रभाव पड़ा है, स्वास्थ्य के ऊपर उनका कैसा प्रभाव पड़ा है इंटरनेट आने के बाद से, उनके पारिवारिक रिश्तों पर कैसा प्रभाव पड़ा है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, महिलाओं के कैरियर को किस प्रकार से इंटरनेट ने प्रभावित किया है, रूढ़िवादिता को कम करने या बढ़ाने में किस प्रकार से इंटरनेट ने मदद की है, जागरूकता को बढ़ाने और कम करने में किस प्रकार से इंटरनेट ने मदद की है। ये सब कुछ आप डिटेल में बता सकते हैं इंटरनेट के दौर में महिलाओं के आयाम विस्तार में। इन सब में कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों पॉइंट्स लिखिए। पारिवारिक रिश्ते कैसे बढ़े हैं, कैसे कम हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनका कैसे उत्थान हुआ है या अवनति हुआ है, इसको भी लिख सकती हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा कोई रूढ़िवादी या अपना दिमाग का गंध मत निकालिएगा। कई सारे लोग होते हैं जिनके दिमाग गंध भरा होता है और ऐसे में निकालते हैं। आप अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपको कम नंबर मिलता है। तो जजमेंटल नहीं होना है और पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीक़ों को बैलेंस करके लिखना है। ओके, फिर इंटरनेट के दौर में महिलाओं की कुछ समस्याएं भी तो हुई हैं। ये सब तो ठीक है, आप इन सब को अच्छे पॉइंट्स में लिख दें। कुछ समस्याएं भी तो हुई हैं, प्राइवेसी, ठगी, शोषण और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका शिकार होती हैं महिलाएं। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। अब इस ऐसे में बचा क्या, मुझे बताइए लिखने के लिए। सब तो मैंने बता दिया इसको कैसे लिखना है। इंटरनेट आने के बाद महिलाओं की शिक्षा में कैसे विस्तार हुआ है, इसको तो आप अपने शब्दों में लिख ही सकते हैं और आप इस चीज़ को तो फील ही कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा है, पारिवारिक चीज़ों पर क्या असर पड़ा है, समाज पर क्या असर पड़ रहा है ओवरऑल इंटरनेट के दौरान महिलाओं का, बताइए। रोज़ आप एग्जाम्पल देखते होंगे कि गूगल पर सर्च करो, सर्च करने से ही सब कुछ होता है। रोज़ आप देखते होंगे यूट्यूब पर ऐड आते हैं, तो वहीं से तो ये सब चीज़ आया है। स्वास्थ्य के आयाम के साथ लिखिए। समाप्त करने से पहले सभी आयाम को कंप्लीट करना है। जितने भी आयाम आपने खोले हैं उन सभी को कंप्लीट करना है, तभी जाके समाप्त करना है। समाप्त हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ करनी होती है। ये मैंने एक निबंध का आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि इस प्रकार से आप अलग अलग डायमेंशन देकर लिख सकते हैं। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि निबंध है जिस पर आपको लिखना है, और उस पर एक निबंध लिखा हुआ था दरअसल में, और वो मैं लाया हूँ कि भाई थोड़ा सा पढ़ा के आपको एक आइडिया दूँ कि किस प्रकार से इंट्रो लिखा जाता है। ये देखिए बुक है, दृष्टि की बुक आती है निबंध की, उसमें से मैंने लिया था ये, और इसको आप पढ़ सकते हैं। आप भी बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक को पढ़ रहे और उसको खुद के शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा।
क्या मैं बोल रहा हूँ बार बार, खुद के शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज़ और का ध्यान रखिएगा, निबंध हमेशा पैराग्राफ में लिखा जाता है। पैराग्राफ को हमेशा छोटा लिखने की कोशिश कीजिएगा, छोटे पैराग्राफ में लिखिएगा, हमेशा कोशिश कीजिएगा छोटे पैराग्राफ में लिखिएगा। पॉइंट्स में निबंध नहीं लिखे जाते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हाँ, फ्लो चार्ट वगैरह अगर कोई ज़रूरी है तो आप बना सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर आप पॉइंट्स पर मत लिखिएगा, कभी भी मत लिखिएगा निबंध को, पैराग्राफ में लिखिएगा। पैराग्राफ में लिखने से एक फ्लो बहुत शानदार बनता है। ओके, देखिए, वो सपने जो भारत को सोने न दे, ये निबंध है। इंट्रो देखिएगा, इंट्रो इससे अलग भी हो सकते हैं। इंट्रो आज के हिसाब से आप लिखिएगा, इन्होंने सन 57 के हिसाब से इंट्रो लिखा है, आज के हिसाब से आप लिखिएगा। कोई इनका निबंध जो है वो बेस्ट नहीं है, एवरेज है। पहले मैं बता दूं, एवरेज लेवल का ये निबंध है, इससे बेहतरीन लिखा जा सकता है, और आज के दौर में तो बदल गया ये चीज़ें। ओके, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता के समय अपने ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण में कहा था कि आज रात हम 12 बजे घंटा बजेगा तब पूरा विश्व। ये उनका थोड़ा सा भाषण है, इन्होंने भाषण से शुरू किया। आपको अगर भाषण याद है तो ठीक है, इन्होंने भी किताब में से ही देख कर लिखा। कौन सा इनको भाषण याद होगा? सही, सीधी सी बात है भाई, कौन सा इनको भाषण याद? इन्होंने किताब में से ही लिख कर देखा है। आप कुछ और तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक ना। वो सपने जो भारत को सोने ना दें, इसमें आप बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे सपने हैं जो भारत को सोने नहीं देते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, पहले इस टॉपिक को समझिएगा। पहले स्टेप से शुरू करते, पहला क्या था, टॉपिक की समझ। इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन से एम हैं, ऐसे कौन से लक्ष्य हैं जो भारत को प्राप्त करने परम आवश्यक हैं, और उसकी प्राप्ति के बिना हम दुनिया से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो इसी पर यह निबंध लिखना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, पंडित नेहरू जिन संकल्पों को पूरा करने की बात करें तो उनमें विकास और गरीबी निवारण तथा बेरोजगारी की समस्या को दूर करना प्रमुख रूप से शामिल था। किंतु आज हम आज़ादी के 69 वर्षों के बाद, आज 75 वर्षों के पश्चात इन लक्ष्यों की प्राप्ति आकलन करें तो कोई बेहतर तस्वीर सामने नहीं आ पाती है। ऐसा नहीं है कि इन संकल्पों की प्राप्ति की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया, किंतु बढ़ती जनसंख्या, भ्रष्टाचार के कारण क्रियान्वयन संबंधी खामियों के चलते इन प्रयासों का वास्तविक परिणाम सामने ही नहीं आ सका है। इन्होंने बोला है कि उनके भाषण उन्होंने बोला था बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होना चाहिए। हमने 75 वर्षों में प्रयास भी किया, लेकिन वो प्रयास कई सारे सफल भी हुए, कई सारे असफल भी हुए। तो हमारे जो सपने हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। यानी कि जो देश निर्माता थे, आधुनिक भारत के निर्माता, उनका सपना था कि भारत में गरीबी ना रहे, भारत में बेरोजगारी ना रहे, ये सब उनका सपना था। यही तो सपने हैं जो हमें पूरे करने। आज के दौर में और क्या सपना हो सकता है, और भी बहुत सारे सपने हो सकते हैं। ये आपका सोच है कि आप कहाँ तक जाते हैं। चांद पर उतरने का भी एक सपना हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। देश से असमानता को मिटा देना भी एक सपना हो सकता है। देश में कोई भी गरीब ना रहे, ये भी एक सपना हो सकता है। देश में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल अच्छी हो जाए, ये भी एक सपना हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हमारे शहर जो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर बन जाएं, ये भी एक सपना हो सकता है। भारत में जो आपका पॉल्यूशन की समस्या है, जो कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी, ये पॉल्यूशन फ्री और दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्री हम बन जाएं, ये भी एक सपना हो सकता है। वर्ल्ड लीडर बन जाए हर चीज़ में। हम सुपर पावर की जब बात करते हैं तो अमेरिका और चीन का नाम आता है, भारत का नाम क्यों नहीं आता? ये भी एक सपना हो सकता है भाई, ये भी एक सपना हो सकता है। जैसे एजुकेशन में हम दुनिया में कभी हब हुआ करते थे, प्राचीन भारत की बात करें तो आज भी हम हब बन सकते हैं, क्यों नहीं है? हमारे विश्वविद्यालय की हालत बहुत ख़राब है, कॉलेज की हालत बहुत ख़राब है। ये भी एक सपना हो सकता है कि ये सब कुछ अच्छा हो जाए। उसके अलावा क्या है, एक समय था जब दुनिया की GDP का 25% भारत कंट्रोल करता था। ये भी एक सपना है कि फिर से हम 25% दुनिया की GDP का कंट्रोल करें। आज चीन करता है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी तो एक सपना हो सकता है कि इस देश में कोई भी भूखा ना सोए, इस देश में कोई भी बेरोज़गार ना रहो, सबको मनचाहा रोज़गार मिल जाए, इस देश में कोई दुखी ना हो, इस देश में किसी के साथ अन्याय ना हो, जस्टिस 100% हो, इस देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक कहीं पर कोई बड़ी समस्या ना रहे, देश में एकता की भावना रहे, सांप्रदायिकता ख़त्म हो जाए। ये सारे तो सपने ही हो सकते हैं। कितने पॉइंट मैंने बताए, आप तो गिन भी नहीं पाए होंगे इतने देर में। तो इन्होंने शुरुआत की है गरीबी से, आप शुरुआत कीजिए सांप्रदायिकता से। कौन रोक रहा है आपको कि भारत में सांप्रदायिकता न रहे? ये सपना है वो भारत को जो पूरा करना चाहिए। अंग्रेज़ों की आग लगाई हुई सांप्रदायिकता आज भी हमारे देश को झुलसा देती है, हर एक 1.5 महीने पर, 2 महीने पर कहीं ना कहीं। तो ये सपना है कि सांप्रदायिकता इस देश से मिट जाए, एकता अखंडता ऐसी स्थापित हो जाए जिसका उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं ना मिले, या फिर ऐसा हो जाए कि पूरी दुनिया की इकॉनमी के सबसे मजबूत इकॉनमी हमारी हो। कोई भी इस देश में बेरोजगार ना रहे, कोई इस देश में गरीब ना रहे। इससे शुरू कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? निबंध की यही खासियत होती है कि आप जितना सोच सकते हैं वहाँ से शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये है इनका पहला पॉइंट। समय बीतने के साथ ही न सिर्फ संकल्पों का दायरा विस्तृत हुआ है, बल्कि नवीन संकल्प भी शामिल किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर विकास का दायरा बढ़कर समावेशी विकास का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। इंक्लूसिव ग्रोथ,
इंक्लूसिव ग्रोथ का तात्पर्य होता है कि समाज में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचा देना, कोई भी असमानता ना रहे, उसी को इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है। गरीबी, बेरोजगारी दायरे को व्यापक बनाया गया है। इन संकल्पों के साथ भ्रष्टाचार का खात्मा, सहिष्णुता, लैंगिक समानता, आतंक की समस्या का अंत, सतत विकास जैसे प्रमुख संकल्पों को जोड़ दिया गया। ये सब भी ऐसे सपने हैं जो भारत को पूरे करने हैं। सपनों का आयाम मैं बता चुका हूँ। सर्वप्रथम बात करते समावेशी विकास की। समावेशी विकास का तात्पर्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के समान विकास है। साथ ही समावेशी विकास प्रत्येक नागरिक के समान विकास से संबंधित है। प्रत्येक नागरिक को हमें डेवलपमेंट की मुख्य धारा से जोड़ना है। वो धारा जो देश में बह रही है डेवलपमेंट की, उससे सभी को जोड़ देना है। आज एक और जहां हमें ऊंची ऊंची अट्टालिका नज़र आती है, वहीं दूसरी ओर प्रकाश रहित, गंदगी से भरपूर चरमराती झुग्गी झोपड़ियाँ नज़र आती है। अब आगे इन्होंने बात ही तो बनाया है। इसका सार तो यही है कि देश से गरीबी मिटाना है। बाकी इन्होंने बात बनाया है, बात आपको भी बनाना है। एक ही चीज़ को शब्दों में ढालकर, कविता कहानियों में ढालकर उसको आगे लिखना है। इस प्रकार एक और जहाँ कुछ और तमाम ऐशो आराम वातानुकूलित कमरे में जीवन जी रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनवरी के ठंड में सड़क के किनारे फुटपाथ पर चिथड़ों से लिपटे ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो ठंड से बचने का असफल प्रयास कर रहा होता है। महात्मा गांधी समावेशी विकास को अंत्योदय, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का विकास का नाम देते थे। समावेशी विकास के संबंध में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का कथन बड़ा ही प्रासंगिक है कि हम एक अधिक समावेशी समाज के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसा देश बनाने जा रहे हैं जिसमें कोई भी बाहर न छूटे। ये फ्रैंकलिन का, रूजवेल्ट का प्रसंग दे रहे हैं, आप डॉक्टर अंबेडकर का दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? उन्हीं का पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ता है। कविता कहानियों के लिए मैं आपको अगर सोर्स बताऊं तो सोर्स के तौर पर अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे पेज होते हैं कविता कहानी जिनको फॉलो कर सकते हैं, या किताब अगर आप पढ़ते हैं तो किताबों में मिल सकता है, ऑनलाइन सर्च करके ले सकते हैं। कोई किताब स्पेसिफिक नहीं आता है कि जहाँ बहुत सारे कोटेशन लिखे हों उसको आप लिख लें। ये सब कुछ जागरूकता ही होती है। रोज़ न्यूज़पेपर में रहता है आज का सुविचार। न्यूज़पेपर पहले पेज पर ही कोना में रहता है। दैनिक भास्कर, हिंदी के सारे न्यूज़पेपर में रहते हैं। जनसत्ता में भी रहता है सुविचार, पहले पेज पर नीचे में रहता है थोड़ा सा छोटा सा। उसी को नोट डाउन कीजिए, उसी को यूज़ कीजिए, या सर्च कर लीजिए डॉक्टर अंबेडकर के सुविचार कौन कौन से हैं, महात्मा गांधी कौन कौन से, पंडित नेहरू के कौन कौन से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कौन कौन से हैं, उसी को लिखिए। भगत सिंह पसंद है तो उनके निबंधों को लिख, उनके जो विचार हैं उनको लिखिए। प्रेमचंद के विचार लिख दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? तो लिखना आपको ही पड़ेगा। ये मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाया। इस पूरे निबंध को तो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि निबंध ये उतना भी अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। बाकी आप लिखिएगा इसको। सारे आयाम मैंने समझा दिए हैं कि कौन कौन से सपने होने चाहिए, और इसी प्रकार का होता है निबंध का लेक्चर। कोई निबंध लिख के मैं लेके आऊँगा और आपको सुना दूँगा और आप सुन लेंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त हो जाएगी और कुछ नहीं हासिल होगा उससे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू आप सभी का।